Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, let's discuss some of the most important questions for your exam MGPE 11 which is human security. आंसर्स को हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कमेंट करना है इस कथन पे जो यहाँ पे हमें कथन दिया गया है क्या कि क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या वो एंथ्रोपोजेनिक है, क्या वो मानव जनित हैं. सो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर लार्जली कंसिडर टू बी एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्यों हुए हैं, दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों के द्वारा ही हुए हैं. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब हमारे ग्लोब का टेम्परेचर जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, और ग्लोब का टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? सो स्टूडेंट्स, आपने उन गैसेस के बारे में सुना होगा जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस. अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेन गैस है, तो अगर अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, अब अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि सन से जो रेज आती हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, सन की जो रेज अर्थ पे आ रही हैं वो यहाँ पर ही ट्रैप हो जाएंगी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सन की रेज को क्या करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर देंगे. ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, जो अर्थ का हमारा टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वह क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे, ग्लोबल वार्मिंग नाम दे देंगे. तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी हम अपनी इंडस्ट्री से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने एसी में से, फ्रिज में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. और वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का मतलब क्या है, मान लो कोई ऐसा एरिया था जहाँ पे 1000 सालों से क्या जम रही थी, बर्फ़ जम रखी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो बर्फ़ है वो क्या होने लग गई, मेल्ट होने लगी. तो ये क्यों हुआ ऐसा कि 100 सालों से जो चीज़ चली, 1000 सालों से जो चीज़ चली आ रही थी वो ख़राब हो गई. क्यों? बिकॉज क्लाइमेट जो है वह हमने बदल दिया. क्यों बदल गया क्लाइमेट? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इंसानों की जो इंसान कर रहे हैं. सो ये एक्टिविटीज़ हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उनसे गैसेस निकलती हैं. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दे रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस तो बढ़ेंगी ना फिर. और इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनके वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं. ये जो गैसेस हैं वो ट्रैप कर लेती हैं हीट को और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं. समझ में आ गया? सो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से मानव जनित माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण ही उत्पन्न हुए हैं. इन गतिविधियों में आता है जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई करना और औद्योगिक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं. ये गैसें गर्मी को रोकती हैं और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं. The evidence for anthropogenic climate change is substantial. Scientific research shows a clear link between human activities and the increase in global temperature. तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के जो सबूत हैं वो हमारे पास बहुत सारे हैं, जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने में एक क्लियर लिंक हैगा. The Intergovernmental Panel on Climate Change reports that it is extremely likely that more than half of the observed increased global average surface temperature 1951 to 2010 was caused by human activities. यानी कि 1950 के बाद से जितना भी टेम्परेचर बढ़ा है 2010 तक वो सारा का सारा इंसानों के कारण ही बढ़ा है. तो आप देख सकते हो इंसानों ने क्या कर दिया. सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC की एक रिपोर्ट है जिसमें जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे बता देंगे कि 1951 से 2010 तक क्या हुआ, वैश्विक औसत सतह तापमान में क्या हुआ, जो वृद्धि हुई है उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो अधिक हिस्सा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़.
मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब क्लाइमेट चेंज जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो किसी एक व्यक्ति के कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस कम करने से ख़त्म नहीं होगा। कैसे होगा ख़त्म? जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करोगे, एक साथ एफर्ट करोगे, तब कहीं जाके ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो पाएगा। ठीक है, सो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने की। किस चीज़ पे हमें सहयोग करना है? हमें सहयोग करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। वो सोर्सेज एनर्जी के जो दोबारा से नए हो सकते हैं, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी जो कि कभी समाप्त नहीं होती, विंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी सोर्सेज का हमें यूज़ करना है। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। इससे क्या होगा? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी और फॉरेस्ट जो हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता में सुधार और वनों की रक्षा शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीतियाँ और विनियम महत्वपूर्ण हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्या डेवलपमेंट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ जी, हैगा। हमें पता है जितना हम डेवलपमेंट करेंगे उतनी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाएंगे, उतनी गैसेस बढ़ेंगी, उतनी हीट ट्रैप होगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सो डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफन लीड्स टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखो, हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है उसके अलग अलग आयाम होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि महात्मा गांधी के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? आत्मनिर्भर बन जाओ। तो क्या आत्मनिर्भर बनना ग्लोबल वार्मिंग कर देगा? नहीं। तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट बताना है कि कौन सा वाला डेवलपमेंट है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो मेनली इसको कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। So, however, development can also provide the means and resources to address and mitigate the effects of global warming. So, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो, अगर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण जो है अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा सकता है, तो कोई ऐसा भी तो डेवलपमेंट होगा जो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता होगा, है ना। सो विकास और ग्लोबल वार्मिंग के बीच के जो संबंध है वे जटिल और बहुआयामी है। विकास विशेष रूप से औद्योगिकरण और शहरीकरण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। लेकिन विकास ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को संबोधित करने और कम करने के साधन और संसाधन भी प्राप्त कर सकता है। तो विकास कैसा भी हो सकता है? विकास तो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो एज कंट्रीज डेवलप, जैसे जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप होती हैं तो उनकी जो नीड्स हैं, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। देखो, हर घर में फिर एसी होगा, ठीक है, हर घर में फ्रिज होगा, तो उससे क्या होगा? उनकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है। दिस इज़ पर्टिकुलर ट्रू फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज़। और वो इकोनॉमीज़ जो अभी इमर्ज कर रही हैं, भारत जैसी इकोनॉमीज़, वो तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे। सो अगर हम कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इन सब का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी, जो कि क्या होगा? आगे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। सो ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ का भी, तो जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करने लग गए, जो बसेस चलाने लग गए इलेक्ट्रिक वाली, वो क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सो जैसे जैसे देश विकसित होते हैं उनकी ऊर्जा खपत आमतौर पर बढ़ती है। ठीक है, जब भी कोई देश विकसित होगा उसकी ऊर्जा खपत बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि वो क्या करेगा? जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होगा, कोयले का, तेल का, प्राकृतिक गैस का उपयोग करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में वृद्धि हो जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि विकास कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जब भी विकास होगा ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़रूर होगी। दूसरी ओर अगर हम ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी का यूज़ करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएंगे, तो फिर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। सो डेवलपमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट्स लैंड यूज़ एंड डिफॉरेस्टेशन। अब जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है? जो लैंड है और डिफॉरेस्टेशन दोनों को क्या कर देगा? इम्पैक्ट करेगा। पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ कटेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन एरियाज ऑफन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। अगर हमें कृषि के लिए एक जगह चाहिए, कृषि को बढ़ाना है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अर्बन एरियाज़ को डेवलप करना है, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हमें करना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारा प्लैनेट है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा और कौन ऑक्सीजन हमें देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, प्लैनेट की कैपेसिटी जो है CO2 एब्जॉर्ब करने की वो ख़त्म होती जा रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसे हम कम कर सकते हैं। विकास भूमि उपयोग और वनों की कटाई को भी प्रभावित करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि, बुनियादी ढांचे और शहरी क्षेत्रों के विकास से अक्सर वनों की कटाई होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ग्रह की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। अवशोषित करने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, अब्जॉर्ब करने की। इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाती है। और सतत विकास की जो प्रथाएं हैं, अगर हम उन्हें अपनाएं, वनों को संरक्षित करें, पुनः वनीकरण करें, यानी दोबारा से ट्रीज को लगाएं, तो कहीं ना कहीं हम इसे कम कर सकते हैं। एड्रेसिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग रिक्वायर्स अ बैलेंस अप्रोच। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करें, डेवलपमेंट भी हो जाए, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में कोई ना कोई नुकसान ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस करें, इंटरनेशनल लेवल पे आके कॉपरेट करें और सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने इन गोल्स को अचीव कर सकें। विकास और ग्लोबल वार्मिंग के बीच के जो संबंध हैं उसको संबोधित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीतियों को आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि पर्यावरणीय जो स्थिरता है वह सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और सतत भूमि उपयोग प्रथाओं को लागू करना शामिल है। नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 3, यहाँ पे आपको बात करना है कि जो टेररिज्म है वो आज के समय में इतना बड़ा थ्रेट कैसे बना हुआ है। The threat of terrorism in the contemporary world remains a significant concern for many nations. कई सारे देशों के लिए जो टेररिज्म है वो एक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है। टेररिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन ऑफन टारगेट सिविलियंस। किन लोगों को टारगेट करते हैं टेररिज्म वाले? सिविलियंस को टारगेट करते हैं ताकि अपने पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस गोल्स को अचीव कर सकें। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेररिज्म विद इट्स इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबल रीच पोजेज अ परसिस्टेंट एंड मल्टीफेसिडेड चैलेंज। तो आज के समय में जो आतंकवाद है वह क्या बन चुका है, एक बहुआयामी चुनौती बन चुका है। यह जो खतरा है कई देशों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जो आतंकवाद है यह क्या करता है, नागरिकों को लक्षित करता है अपने राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑनगोइंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। जो लोगों की उग्रवादी विचारधारा हैं, कि जो लोग हैं वो ज़्यादा क्या हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, उन विचारधाराओं के वजह से क्या हो रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है। जैसे ISIS, अल कायदा, इन्होंने क्या करा, सोशल मीडिया पे आ गए और लोगों के आके अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लग गए, मेंबर्स को रिक्रूट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अटैक्स के लिए। दीज प्लेटफॉर्म्स दैट अनेबल देम टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स एंड इंस्पायर लोन वुल्फ अटैक। ठीक है, कैसे अटैक करने लग गए, अब तो लोन वुल्फ अटैक भी करने लग गए, जिसे पहले से प्रिडिक्ट करना और प्रिवेंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। आतंकवाद के चल रहे खतरे में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक उग्रवादी विचारधाराओं का उदय है। ठीक है, ISIS और अल कायदा जैसे समूहों ने अपने प्रचार, सदस्य भर्ती और हमलों के समन्वय के लिए किसका उपयोग करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग किया। इन प्लेटफॉर्मों पे वो आते हैं और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचकर व्यक्तियों को क्या करते हैं, उनको कट्टरपंथी बना देते हैं और क्या करते हैं कि वो अकेले जाकर हमला करने लग जाते हैं, जिसकी भविष्यवाणी करना और रोकना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। Terrorist organizations have also exploited geopolitical instability and conflict zones to establish bases of operations. इन्होंने क्या करे, अपने बेस बना लिए। ठीक है,
जैसे कि मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जिस भी देश में जाते हैं वहाँ का गवर्नेंस ख़राब कर देते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहाँ के लोगों के साथ जुड़ के उनको और ज़्यादा भड़का देते हैं। दीज ग्रुप जो हैं ये ऑफन किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोकल जो लोग होते हैं उन्हें, ठीक है, और उनका सपोर्ट प्राप्त करते हैं उन्हें सरकार के खिलाफ भड़का के। सो आतंकवादी संगठनों ने संचालन के अड्डे स्थापित करने के लिए भू राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष क्षेत्रों का भी फायदा उठाया। जहाँ पे भी संघर्ष चल रहा होगा वहीं जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सरकार कमज़ोर हो जाती है। सो मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे कमज़ोर शासन है, ठीक है, और वहाँ संघर्ष चलते रहते हैं, असमानताएं हैं, वहाँ जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे और फ़ायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ा लेंगे। सो इन एडिशन टू ट्रेडिशनल टेररिज्म, साइबर टेररिज्म भी आ गया। अब एक नई चीज़ आ गई, साइबर अटैक आ गए, ठीक है। क्या करते हैं, जो क्रिटिकल जो लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हैक कर लेना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेना, ठीक है, और लोगों में डर फैलाना इनके लिए आम बात हो गई है। सो द एनॉयमिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइबर स्पेस मेक इट एन अट्रैक्टिव डोमेन। अब इसमें क्या होता है, पता नहीं चल पाता, ठीक है। अब तो वीडियो ला के डाल देते हैं कि हमने किया है, यहाँ पे अटैक हमने किया है, वीडियो अपलोड कर देते हैं आके। तो यहाँ पे क्या है, हम उन्हें पकड़ तो पाते नहीं है कि भाई कहाँ वो बैठा हुआ है, कहाँ नहीं बैठा हुआ है। इतनी ज़्यादा एनॉयमिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो, इसलिए वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं साइबर स्पेस की तरफ, ठीक है, जो कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए न्यू चैलेंजेस बन गए हैं। सो पारंपरिक आतंकवाद के अलावा साइबर आतंकवाद जो है वह एक नया क्षेत्र बनकर उभरा है। आतंकवादी समूहों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी चुराने और डर फैलाने के लिए साइबर हमलों का तेजी से उपयोग किया। साइबर स्पेस की गुमनामी और सुलभता इसे आतंकवादियों के लिए संचालन का एक आकर्षक क्षेत्र बनाती है, जिससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा होती हैं। अब हम थ्रेट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एड्रेसिंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म रिक्वायर्स अ मल्टीफेसिटेड अप्रोच। अब हमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। जिस भी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंस है वो शेयर करना पड़ेगा, और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। और हमें टेररिज्म के रूट कॉज को ख़त्म करना है, जैसे कि पॉवर्टी को, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को और सोशल इनइक्वालिटी को। एफर्ट्स टू काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम आर ऑल्सो असेंशियल। साथ ही साथ हमें लोगों में क्या करना है, एजुकेशन फैलानी है, कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में इंगेज हों, बातचीत करें इन सब चीज़ों को लेकर, ताकि हम इन प्रोग्राम्स को ख़त्म कर सकें। तो आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में सुधार करना है। इसके अलावा जो इसके मूल कारण हैं, जैसे गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता को ख़त्म करना है। शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए प्रयास भी ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जो आंसर्स हैं वह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।